कि आज प्रेस क्लब में विकास की दौड़ और हाशिए का समाज विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत अभी हुई है कि नहीं। कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है। इसमें जो वक्ता हैं वो वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से संतोष कुमार वाल्मीकि जी और संयुक्त सचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के विक्रम सिंह जी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, संतोष जी भी जेएनयू के बगल के पड़े हुए हैं, आईएमसी के पड़े हुए हैं, इसलिए जेएनयू और आईएमसी वाले अगल बगल बैठेंगे। दोस्तों, जन विचार मंच की ये हमारी जो बैठक है, ये काफी लंबे अंतराल के बाद हो रही है। कोई एक इस तरह की मीटिंग पहले हम लोगों ने लंबे समय तक बहुत सारे आप लोगों पर ध्यान होगा, पहले कलम विचार मंच के नाम से, फिर जन विचार मंच के नाम से बहुत सारी गोष्ठियों की श्रृंखला शुरू की थी और उसमें देश भर के प्रख्यात अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री और वैज्ञानिक हमारे कार्यक्रमों में आते रहे। बीच का दौर ऐसा गुजरा कि अपनी अपनी व्यस्तताओं की वजह से हमारे जो कार्यकर्ता थे, हम सब जो थे वो अलग अलग जगह थे। फिर हमने ये सोचा कि इसको फिर से ये सिलसिला शुरू किया जाए और आज इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग हमारे एक बुलावे पर आए हैं। और जैसा आपको मालूम है कि जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो तरक्की की, जो आज का तरक्की की दौड़ है उसमें हाशिए के समाज की क्या स्थिति है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के बारे में और अपने टॉपर्स के बारे में बात करूं, यहाँ पर हमारे लखनऊ शहर की एक रिवायत भी है गुलपोशी करने की, यानी फूलों से अभिनंदन करने की। यद्यपि ये हमारे जन विचार मंच की रिवायत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोगों को आज ये मौका हासिल हुआ है कि हम गुलपोशी कर सकें। और इसके लिए मैं इस जन विचार मंच के हमारे संस्थापक सदस्य श्री अशोक गर्ग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हमारे जो मेहमान हैं विक्रम सिंह जी वक्ता, उनकी गुलपोशी करें। अशोक गर्ग जी लंबे वक्त तक बैंक में थे, पंजाब नेशनल बैंक में, और आप भी जेएनयू के पढ़े हुए हैं। यहाँ जेएनयू बिरादरी काफी अच्छी खासी है। और मैं अंशु केडिया जी से कहूँगा, अंशु केडिया जी प्रधानाचार्य हैं फुनफुन जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की, और इस गुलपोशी को करने के काम को अंजाम देगी संतोष कुमार वाल्मीकि जी को। सर, हम लोगों को आईसी का आने का पता नहीं था, नहीं तो हम एक और उसके बंदोबस्त करेंगे। ये आईसी का है, ये आईसी चलिए इसको बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मंच से इसको एक कुर्सी को उधर रखते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे साथी भाई विक्रम सिंह जी, जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ईशी जी, हमारे साथी रतुल जी, सामने बैठे लोगों में मैं जिन्हें काफी समय से जानता पहचानता रहा हूँ, ऐसी हमारी मधु गर्ग जी, हमारे पत्रकार साथी राजवीर रतन भाई, उनका जन्मदिन, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हमारे समाज के जुझारू साथी, संघर्षशील साथी, ट्रेड यूनियन के साथ साथ सामाजिक नेतृत्व के लिए लगातार संघर्ष करने वाले ऐसे
नरेश वाल्मीकि जी, पीएल भारती जी, दिलीप जी और सभी सम्मानित हमारी माताएं और बहनें। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इन दिनों महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में आप सभी को जोहार। आज ही जैसा कि अभी प्रसून जी ने बताया, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी का शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है। उन्हें भी सत सत नमन। संविधान निर्माता हमारे पथ प्रदर्शक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी सत सत नमन। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस आज है। मैं इस अवसर पर अपने सभी श्रमजीवी संघर्षशील पत्रकार साथियों को भी याद करना चाहूंगा और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही एक दुख भी बांटना चाहूंगा। कल झांसी में एक अस्पताल में हुए दर्दनाक अग्निकांड में मारे गए नवजात मासूमों के प्रति अश्रुपूर्ण शोक संवेदना और बच गए मासूमों के जीवन रक्षा की प्रार्थना। जन विचार मंच के तत्वावधान में आयोजित आज की संगोष्ठी में आए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज की संगोष्ठी का विषय है विकास की दौड़ और हाशिए का समाज। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आखिर हाशिए के समाज का मतलब क्या है। बौद्धिक विमर्श में अगर जाते हैं तो हाशिए के समाज की अवधारणा के तौर पर इतालवी मार्क्सवादी विचारक अंतोनियो ग्रामशी द्वारा प्रस्तुत सबाल्टर्न से ये शब्द आया है। साथियों, विकास की दौड़ और हाशिए का समाज पर अपनी बात में समाचार पत्र स्वदेश में प्रकाशित एक आलेख से करना चाहूंगा। इस आलेख में कहा गया है, किसी भी देश या समाज के उन वर्गों समुदायों के सम्मिलित समाज के हाशिए का समाज, किसी भी देश या समाज के उन वर्गों समुदायों के सम्मिलित समाज को हाशिए का समाज कहा गया है और वर्चस्ववादी कुनबे की तुलना में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर इन्हीं कारणों से वो पीछे रहते हैं। इस परिभाषा को समझाने से पहले हाशिए शब्द का थोड़ा विचार करना जरूरी है। उदाहरण स्वरूप, लिखते समय किसी पृष्ठ पे या टाइप करते हुए उससे पहले शीर्ष पर और मुख्य रूप से बाईं ओर की जगह छोड़ी जाती है। उम्मूमन इस जगह को हाशिया कहा जाता है, जबकि मुख्य विषय उसके आगे रहता है। उसी प्रकार समाज में कुछ जातियों या समुदायों को मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। प्रश्न उठता है कि हाशिए का समाज समग्र समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसे शीर्ष का समाज कहना चाहिए या एक को छोड़े गए हाशिए का समाज। भारतीय राष्ट्र के संदर्भ में विचार करें तो हाशिए के समाज में निसंदेह आधी मानवता के रूप में महिलाएं होंगी। इससे इतर स्त्री पुरुष को साथ साथ देखते हुए दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को हाशिए के समाज में शामिल माना जाएगा। वर्तमान भारतीय परिवेश में स्त्री, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर और अल्पसंख्यक, मुख्यतः मुस्लिम समाज आदि सभी हाशिए पर हैं। आदिवासी चिंतक हरिराम मीणा ने हाशिए के समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है
कि किसी भी राष्ट्र समाज के उन घटकों के मानव समुदाय के सम्मिलित समाज को हाशिए का समाज कहा गया है और समाज के अगुआ तबके की तुलना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर इन्हीं कारणों से वो पीछे रह गया। चौथीराम यादव हिंदी के आलोचना जगत में एक नई जमीन तैयार कर दी। एक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में बहुत निर्भीकता से उन्होंने कहा कि हाशिए के समाज से प्राय तात्पर्य दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, किसान, मजदूर, यही सब तो है हाशिए का समाज। मुझे लगता है कि जिन्हें हाशिए का समाज कहा जाता है वे बहुसंख्यक समाज हैं और आबादी के हिसाब से बहुसंख्यक समाज होने के नाते मुख्य धारा का यही समाज है। लेकिन तमाम आर्थिक संसाधनों और शिक्षा से वंचित करके इन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया और इन्हें हाशिए का समाज कहा जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि बहुत दिनों से जो शिक्षा और आर्थिक संसाधन हैं उससे वंचित करके उन्हें एक प्रकार से हाशिए में ले जाने के बाद स्थितियां कहां हैं, उस पर पढ़े लिखे वर्चस्वशाली लोग आधिपत्य जमा चुके हैं। तो हाशिए के समाज को आज नए ढंग से सोचने की जरूरत है। वास्तव में हाशिए का जीवन उन लोगों का होना चाहिए जो संख्या में कम है। दरअसल बहुजनों की संख्या ज्यादा तो है किंतु वे सत्ता में नहीं आ पाए। इसी वजह से बहुजन आज हाशिए पर जी रहे हैं। आज की आधारशिला या उसकी नींव जिस पर टिकी है वो हाशिए का समाज है। इस हाशिए के समाज के अंतर्गत दलित, आदिवासी, स्त्री, मजदूर, ट्रांसजेंडर इत्यादि वर्ग भी आते हैं, मगर साहित्य के इतिहास में इनकी खोज खबर बहुत कम दी गई। मुख्य धारा के साहित्य ने इस तबके की पूरी तरह से उपेक्षा की, इसे नजरअंदाज किया। हिंदी साहित्य में अस्मिता मूलक विमर्श के आगमन से समाज के हाशिए पर जीवन बिताने वाले दलित, आदिवासी, स्त्री, मजदूर और ट्रांसजेंडर इत्यादि ने अपनी अस्मिता और अस्तित्व को लेकर बहुत बड़ी पहल तो की। वे अपना साहित्य भी लिखने लगे और समाज में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष भी शुरू किया। राष्ट्र की कल्पना हम किसी एक समुदाय से नहीं कर सकते। सभी मनुष्यों को समेटते हुए ही कोई राष्ट्र सार्थक हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर प्रोफेसर चौथीराम यादव अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखते हैं, भारतीय राष्ट्र की पुनर्व्याख्या करने से पहले हाशिए के समाज पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। हाशिए के समाज में दलित, आदिवासी, स्त्रियां, किसान, मजदूर आदि की गणना की जाती है, जिनकी आबादी कुल आबादी की 3/4 होती है। इसके साथ ही स्त्रियों को आधी आबादी कहलाने का प्रचलन भी है। ये बहुसंख्यक आबादी वाला समाज ही राष्ट्र की मुख्य धारा है, जिसे अलगाववादी समाज व्यवस्था में शिक्षा, सत्ता, संस्कृति और आर्थिक संसाधनों से वंचित कर हाशिए पर धकेल दिया गया। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र तक क्यों नहीं मिल सका, इसकी जब पड़ताल की तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का गठन वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने हुकुम सिंह की अध्यक्षता में किया। समिति ने अन्य पिछड़े वर्ग की मूल 79 जातियों को 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की थी। समिति ने पिछड़ा वर्ग में अहीर यादव को 5%, अति पिछड़ा वर्ग में कुर्मी, लोधी, कंबोज, सुनार, कलवार, गुसाई, गुर्जर को 9%,
और मल्लाह, केवट, बिंद, कहार, पाल, लोहार, बढ़ई, बियार, कुम्हार, नाई, बारी, तेली, किसान, राजभर, नोनिया, मोमिन, अंसारी, कसाई, कुजड़ा, बंजारा, नायक, धीवर, मनिहार, माहिगर, हजाम आदि 70 सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को 14% आरक्षण कोटे की सिफारिश की थी। राजनाथ सिंह की सरकार ने सामाजिक न्याय समिति की सिफारिश को लागू करने की अधिसूचना भी जारी की, जिसे उठी के मंत्रिमंडल के अशोक यादव ने विरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना पर स्थगन आदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग में अहीर के साथ एक दो और जातियों को रखा गया होता तो शायद ये न्यायिक रोक न लगी होती। वर्ष 2002 में सत्ता परिवर्तन हुआ और मायावती मुख्यमंत्री बनी। भाजपा को विधानसभा चुनाव में 88 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2003 में परोक्ष रूप से भाजपा की मदद से बसपा में तोड़फोड़ कर सपा द्वारा सरकार बनाई गई, ऐसे कहा जाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी के बंटवारे की मांग को बेअसर करने के लिए 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को 5 मार्च 2004 को एक सिफारिशी पत्र भेजा। उस समय राष्ट्रीय निषाद संघ कर्पूरी ठाकुर आरक्षण का फार्मूला लागू करने के या क्षेत्रीयता समाप्त कर निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, माझी, राजभर, नोनिया, बियार आदि को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है। इसी वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा जातिगत आंकड़ों की घोषणा के बाद पूरे देश की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई। बैकफुट पर आई भाजपा नफा नुकसान के मंथन में आज भी डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा गहन मंथन भी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हाशिए के समाज की स्थिति पर आप सही कह रहे हैं कि साहित्य नहीं बल्कि मैं तो नाट्य प्रेमी हूँ और पिछले कई दशकों से मैं ये महसूस करता हूँ कि जितने नाटक वंचित होते हैं उसमें से 95% केवल ड्राइंग रूम वाले होते हैं। उसमें वो हाशिए का समाज आता ही नहीं कहीं पर, उसकी समस्याओं पे कोई नाटक नहीं होता और उसके लिए जब तक एक तो पूरा समूह खड़ा नहीं होगा वो नाटक के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में। दलित लेखकों की आत्मकथाएं मराठी में बड़े पैमाने पर लिखी गई और मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, चाहे छोरा कोलाटी का हो, चाहे अकरमाशी हो, चाहे अछूत हो दया पवार की, और उसमें जिन विभत्स स्थितियों का चित्रण किया गया। यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन लिखी, वो चर्चित हुई। इसके अलावा और भी हिंदी के राइटर्स ने लिखी, लेकिन आज ये प्रश्न बहुत ही मौजू है और इस पर इसकी पड़ताल होनी चाहिए और इसका काम तो विभिन्न सरकारी एजेंसी को करना चाहिए कि जो दलित समाज है उसके अंदर जो पिछड़ापन है, जो हाशिए का समाज है, उसको जो बुनियादी सुविधाओं से वो वंचित है, तो उसके कारण क्या है और क्यों इतने वर्षों तक वो ऐसी स्थिति में रहने के लिए बाध्य है और आगे भी कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। कोई ऐसा सामाजिक चिंतन मुझे तो नहीं दिखता। हो सकता है मुझे निराशावादी माना जाए कि लेकिन मैं कई बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ कि इस समाज के भीतर से कोई ऐसी नेतृत्व जैसा कि शाहू जी महाराज या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा नेतृत्व एक समय में उभरा, आज वो क्यों चुनावी गणित में उलझ के रह गया है, वहीं तक सीमित रह गया है। और जो कुछ नेता तो बन गए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, लेकिन जो उनके पीछे का आवाम है वो जस का तस है और उसकी स्थिति पहले से कितनी बेहतर हुई है एक शोध का विषय। अभी विक्रम सिंह जी हमारे बीच में हैं, हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए लग भी रहा है हिमाचली टोपी पहने हुए हैं। अगर एक दो और ले आते तो हम लोगों को मिल जाती है। तो स्टूडेंट लीडर रहे हैं बड़े
जुझारू और इसके अलावा पूरे देश के स्तर पर उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी का दायित्व निभाया पूरे 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में इसकी शाखाएं हैं। कुछ राज्यों में नहीं होगी लेकिन अधिकांश में। तो मैं चाहूंगा कि विक्रम सिंह भी लगातार लिखते भी रहते हैं और इस विषय पर लिखते रहते हैं और ये हमें समृद्ध करेंगे। साथी ने ऐसा परिचय करवाया है, पत्नी आसान किया है, काफी मुश्किल किया है। कई बार ये मानना होता है वक्ता को। मैं अपने आप को सिर्फ आंदोलन की एक सिपाही के तौर पे देखता हूँ। बाकी ये सब काम जो हुए हैं वो आंदोलन की जिम्मेवारियां। बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का यहाँ बुलाने के लिए। तो बड़ी खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये संवाद होना, जन विचार मंच का होना, ये बोल रहे थे कि आशा नहीं दिखती है, मुझे आशा की पूरी मशाल बड़ी लो दिखती है। ऐसा जन विचार मंच एक ऐसे राज्य के अंदर चर्चा कर रहा है, मुझे लगता है सत्ता के लिए इससे बड़ी चुनौती को हो नहीं सकती। हमारे देश के अंदर शोषण नहीं था, पूरे विश्व के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का शोषण है। कबीरदास काम करता था। हमें तो आज जाति व्यवस्था के ऊपर देख के रोना आता है जब देखते हैं कि अफ्रीका के जंगलों से लेकर यूरोप के अंदर पैरों और गले में जंजीर डाल के रखते थे। वो कौन थे? वो क्या था? वो था कि वहां से लेके उनसे मेहनत करवानी है और उनसे मेहनत से जो पैदावार होगी वो यूरोप के ले जाएंगे। पर हमारे देश के अंदर बड़ी मजेदार बात हुई, उन्होंने बेड़ियां ना हमारे गले में डाली, ना हमारे पैर में डाली, हमारे दिमाग में डाली, और वो बेड़ी थी जाति। बहुत सारे रेफरेंसेस मैं दे रहे थे, मैं रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि मेरे रेफरेंस थोड़े से शायद लोगों को आपत्ति हो उनसे, इसलिए मैं नहीं दूंगा। वो मेरी बात मानिए, इनकी बात मानिए, जिनकी वजह से वो समझिए कि जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो न्यूनतम, बहुत हिंसा है इसमें। मैं जब ये बोलूंगा न्यूनतम हिंसा, ये मतलब नहीं कि हिंसा नहीं है, बहुत हिंसा है इसमें, पर फिर भी न्यूनतम हिंसा करके अधिकतम शोषण किया जाता है। न्यूनतम हिंसा के साथ अधिकतम शोषण किया जाता है, क्योंकि जब बेड़ी पैर में दिखती है, गले में दिखती है, हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब बेड़ी दिमाग के अंदर होती है, हम उसको प्यार करने लग जाते हैं। और भारत के अंदर जाति व्यवस्था ऐसी है कि हम सभी लोग उससे प्यार करते हैं, जिसका जिक्र लास्ट में किया, मैं उस पर आऊंगा कि ये सब हो क्यों रहा है। तो लड़ाई क्या है? लड़ाई मैं कभी नहीं मानता कि एक जाति की श्रेष्ठता की या दूसरी जाति की श्रेष्ठता की है, बिल्कुल नहीं। मेरे बहुत सारे मतभेद हैं मेरे दोस्तों से जो दलित आंदोलन के नाम के काम करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। उनकी लड़ाई है कि नहीं, हम मालिक हैं देश के, हम श्रेष्ठ हैं। ये बात नहीं खत्म हो जाएगी श्रेष्ठता के ऊपर। लड़ाई क्या है? जाति को खत्म करने की। मैं नहीं बोल रहा, मैं सहायता लेता हूँ बी.आर. अम्बेडकर की वो कालजयी किताब जो कभी भाषण नहीं हो पाया, वो किताब होगी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कमजोर है हिंदी मेरी थोड़ी, कोई जाति का उच्छेद बोलते हैं, जाति का विनाश बोलते हैं, जाति का नाश बोलते हैं, हिंदी में सही अनुवाद मुझे आता नहीं है, तो मैं आप लोग मैं रिस्क नहीं लूंगा, आप लोग बता दीजिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण देने गए थे, भाषण नहीं दिया गया, उसमें उनका तर्क क्या है? यही तर्क है उनका कि जाति का विनाश करना पड़ेगा, जाति को खत्म करना पड़ेगा। जब तक जाति रहेगी तब तक बराबरी नहीं।